नमस्कार। एक धातु जिसके आविष्कार ने इतने विवाद को जन्म दिया, जितना शायद ही किसी धातु ने मानव के पूरे विकास में, चाहे आदि मानव हो, चाहे आज का आधुनिक मानव, शायद ही किसी अन्य धातु का इतना योगदान रहा हो। निसंदेह इस धातु का कुछ गुण भी था, लेकिन इसके अवगुण और इसका जहरीला स्वरूप ने मानो विवाद को पराकाष्ठा पर ले गया। बात हो रही है शीशे की, यानी सीसा धातु की, सीसा मेटल की, जिसे आप लिड भी कहते हैं। आवर्ती श्रेणी में, यदि मैं कहूं पीरियोडिक टेबल में, इस एलिमेंट को 82 नंबर पर रखा गया है। एटॉमिक नंबर इसका 82 नंबर। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस धातु के पीछे जो कंट्रोवर्सी है, सामान्य धातु ही है, लेकिन कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा है इस धातु पर कि इसके यूज को लेकर के लोगों में बहुत बड़ा भ्रम है। हजारों सालों से इस धातु का उपयोग पागलपन को दूर करने के लिए किया जाता रहा है, यानी एक अच्छे उपयोग के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा इसके टॉक्सिक जो नेचर है, उसने लोगों को अपनी ओर ध्यान हमेशा आकर्षित किया। हाँ, लंबे समय तक लोगों को यह पता नहीं था इसके अवगुण के बारे में। माना जाता है ये मस्तिष्क के नर्वस सिस्टम को पूरा डैमेज कर देता है, मति भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने के कारण कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। लोगों को उल्टियां आती है, चक्कर आता है, और अधिक मात्रा में एक्सपोज होने पर मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन औषधि गुण भी इसका था। इसकी ओर यदि सबसे ज्यादा ध्यान किसी ने आकर्षित किया तो वह था एक अमेरिकन डॉक्टर, एक अमेरिकन महिला डॉक्टर, जिसका नाम है एलिस हैमिल्टन। 1869 में जन्मी ये अमेरिका की महिला, जिसने 1893 में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट हुई, और 24 वर्ष की उम्र में वह अमेरिका में डॉक्टर बनी। अब आप सोच सकते हैं उस दौर में एक महिला का डॉक्टर बनना, वो भी 24 साल की उम्र में, अपने आप में बहुत मायने रखता है। मिशिगन मेडिकल कॉलेज में 24 साल की उम्र में वह डॉक्टर बनी वहां से। और उसके बाद उनका जो रोल है, शीशे के खिलाफ एक जो मुहिम उन्होंने चालू की, वैसी मुहिम आज तक इतिहास में किसी ने चालू नहीं की। शायद वह विश्व इतिहास में पहली महिला थी या पहली व्यक्ति थी जिन्होंने एक शीशे के खतरनाक स्वरूप को सामने में लाया और एक जहरीले पदार्थ के रूप में उसको स्टैब्लिश किया। उनका पूरा प्रयास था कि हर चीज से शीशे को हटा दिया जाए। आपको पता होगा शीशे का यूज बहुत सारी चीज में है, फार्मा इंडस्ट्री में है, पेंट इंडस्ट्री में है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, न जाने कितनी इंडस्ट्री। लेकिन इनका प्रयास और इनके जो अभियान है, इसकी अभियान की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी घटना थी 1911, न्यूयॉर्क, मार्च का महीना, 1911 का वर्ष। और न्यूयॉर्क की एक फैक्ट्री है, ट्रायंगल शर्टवेस्ट फैक्ट्री। वहां पर फायर लगती है, आग लगता है उस फैक्ट्री में, और सरकारी आंकड़ों में कहा गया कि 146 लोगों की जल करके मृत्यु हो गई, जिसमें से अधिकांश बच्चे और महिलाएं थी। कुछ अखबारों ने, जैसा ये अखबार का आप देख रहे हैं कटिंग, उसमें 700 लिखा गया है वर्कर की मृत्यु। इसमें गर्ल्स, मोस्टली गर्ल्स एंड चाइल्ड जो थे अंडर एज, वो काम कर रहे थे। और यह घटना माना जाता है अमेरिकी इतिहास का, यह घटना, ये ट्रायंगल शर्टवेस्ट जो कंपनी थी, वहां पर जो घटना घटी थी, उसने इतिहास को मोड़ के धर दिया। क्योंकि इस घटना के बाद जो एलिस हैमिल्टन है, उनको शिकागो भेजा गया। शिकागो के पूर्वी क्षेत्र में एक लेड यानी शीशा गलाने की एक फैक्ट्री थी, वहां का जायजा लेने के लिए कि आखिर वहां पर श्रमिक जो काम कर रहे हैं वह किस स्थिति में है और क्या क्या तकलीफों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है।
और ऐसा हुआ 1911 के आसपास में शिकागो शहर की यह फैक्ट्री को देखने का जो जिम्मा दिया गया, यानी मैं कहूँ पूरा जायजा लेने का जिम्मा एलिस को दिया गया, वो वहां पहुंची और उन्होंने जो देखा उस फैक्ट्री में जा करके, तो देखा कि खासकर जहां पर भट्टियां थी वहां पर हवाएं दम घोटू हवा थी, नमी से भरा हुआ था, कहीं कोई हवादार कमरा नहीं था और उस परिस्थिति में लोग वहां पर काम कर रहे थे। वो पूरे एक्सपोज थे लेड के संपर्क में। उन्होंने देखा और उन्होंने बयां किया अपने रिसर्च में कि जमीन पर स्क्रैप, जो मेटल के टुकड़े होते वो बिछे हुए थे, धूल बिछा हुआ था, हवा में भी पार्टिकल्स मौजूद थे। हाँ, उन्होंने ये लिखा कि कुछ लोग जो थे वो नाकों में रुमाल या कोई गंदा सा कपड़ा पहने हुए थे, लेकिन इतना काफी नहीं था। और इसी में से एक व्यक्ति ने उन्हें बाकायदा बताया कि एक प्रवासी अल्जीरिया का एक व्यक्ति कुछ दिन पहले पागल हो गया। वैसे तो उस व्यक्ति ने कहा कि वह प्रवासी व्यक्ति 1 सप्ताह पहले पागल हुआ। वहां के जो फैक्ट्री थी, जो शीशे गलाने की फैक्ट्री थी, उसके मालिक ने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे चल करके उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा ही कुछ और बातें, कुछ और जानने को मिला फैक्ट्री मजदूरों से बात करते समय एलिस के द्वारा, यानी एलिस हैमिल्टन के द्वारा। एक व्यक्ति ने यह भी कहा कि यहां पर 1 सप्ताह या 1.5 सप्ताह तक काम करने के बाद कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और फैक्ट्री मालिक जो है वह ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं उनके ऊपर। यह साफ दिख रहा था सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं था। यह बात हो रही है अमेरिका की, यह बात हो रही है आज के सबसे ताकतवर देश की, जो अपने आप को बहुत सभ्य देश कहता है। और वहां से उनके अभियान की शुरुआत होती है, सीसा के विरुद्ध अभियान की। निसंदेह फैक्ट्री मालिक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति था और उन्होंने जो भी कुछ बातें कही या लिखी उस पर ज्यादा काम उस दौर में नहीं किया गया। यहां पर एक बात आप यह भी ध्यान रखें कि सीसा का आविष्कार जब शुरुआत में हुआ तो उसको शायद इस रूप में नहीं लिया गया। आप देखेंगे मिस्र की सभ्यता में, जो मिस्र में खासकर संपन्न घर के परिवार की महिलाएं और लोग हुआ करते थे, वह सबसे शुरुआत में मिस्र में इसका जो यूज हुआ वो इन्हीं के द्वारा हुआ, या मैं कहूं विश्व में मिस्र के लोगों के द्वारा यूज में लाया गया शीशा। ये अपने आंखों के नीचे एक काला नुमा, एक काजल की तरह कुछ लगाते थे जिसे ये कोल कहते थे, एक डार्क पाउडर, जो और ये बना होता था लीड सल्फाइड से। माना जाता है कि लीड इन्हें आंखों में संक्रमण से रोकता था। ये चीजें उनको भी शायद यह न पता था कि ये कितना हानिकारक है, लेकिन इनको शीशे की यूज ने कितना हानि पहुंचाया होगा ये एक अपने आप में दूसरी बात है, क्योंकि मिस्र में इसके प्रमाण बहुत कम मिल पाए कि उन्होंने इस धातु का प्रयोग बर्तनों को बनाने के लिए भी शायद किया हो, जिससे वह ज्यादा संपर्क में आए हो शीशा का। लेकिन हाँ, यहां पर आप देखेंगे मिस्र में इस धातु का प्रयोग एक तरह से कॉस्मेटिक के रूप में हुआ और परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, आई के इन्फेक्शन को उसने रोका। लेकिन यदि आप रोमन्स के बारे में बात करेंगे तो रोमन्स के बारे में माना जाता है कि रोमन्स ने इसका यूज, शीशे के धातु का यूज बड़े पैमाने पर किया। कुछ लोग बोलते हैं कि शीशे के कलशों को बनाया जाता था उसमें वाइन को रखने के लिए रोमन सभ्यता में, रोमन जो साम्राज्य था उस समय, रोमन एम्पायर के समय। और ये क्या करता था, वो वाइन या शराब को मैं कहूं बैक्टीरिया से बचाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है, जो रोमन्स जो सबसे अलग करता है इस पूरे सिचुएशन को, वह था रोमन्स का शीशे की धातु का उपयोग पाइप को बनाने में। आपको मैं बता दूं, शायद विश्व इतिहास में रोमन्स पहले लोग थे जिन्होंने पाइप से बना करके पानी को घर तक ले गए, जो आज के आधुनिक युग में भी आप देखते हैं। और माना जाता है इस धातु का बहुत प्रयोग हुआ पाइप को बनाने में, पानी को ले जाने में।
और इन घरों में जो पाइप लगता था, शीशे वाला पाइप, इसको ये प्लम्बिंग कहते थे। वहीं से ये वर्ड आया है प्लम्बर्स, जो आप जानते हैं कि जो पाइप वगैरह का काम करते हैं पानी का, उनको प्लम्बर्स कहा जाता है, क्योंकि वह जो रोमन्स जो पाइप बनाते थे घरों में पानी तक ले जाने के लिए, जो शीशे की बनी होती थी, शीशे की मोटी परत होती थी बनी हुई, धातु का भरपूर प्रयोग होता था। इसमें यह कहना बड़ा मुश्किल है केवल शीशे का प्रयोग होता था, लेकिन हाँ, शीशे का भारी मात्रा में प्रयोग जरूर होता था, उसको वो प्लम्बिंग कहते थे। यहां पर आप इस बात को भी आप जाने कि जो प्लम्बिंग शब्द आया रोमन लोगों ने यूज किया, वो बेसिकली लैटिन शब्द से निकला हुआ है, क्योंकि शीशे को लैटिन में प्लम्बम कहा जाता था, इसलिए उसे प्लम्बिंग कहा। और शायद बहुत सारे रिसर्चर्स इस बात को मानते हैं कि रोमन्स लोग इसके कारण से संक्रमित हुए हों या एक्सपोज हुआ हो और उनको वो कंटिमिनेटेड हो गए शीशे से यानी लीड से, ये बहुत कम संभव है, क्योंकि जो पानी वो पाइप के थ्रू जाता था वह पहाड़ों से पानी जाता था और उस पानी में कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में था। अब कैल्शियम होने के कारण क्या था, जब वो पाइप शीशे की धातु से लेड से आता था तो वहां पर वो रिएक्शन होता था, वो शीशे को एब्जॉर्ब कर ले वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता था और पानी को और अच्छा कर देता था। यानी एक खतरनाक धातु, एक जहरीला धातु जब पानी के संपर्क में आता था, कैल्शियम युक्त पानी के संपर्क में आता था, तो वह और अच्छा हो जाता था और लोगों के शरीर में लेड पर नहीं पहुंच पाता था। लेकिन उसी रोमन सभ्यता में, जैसा मैंने आपसे कहा, रोमन्स लोगों ने इसका बहुत सारा यूज किया था ऐसे यूटेंसिल्स बनाने में जिसपे शराब रखी जाती थी, और निसंदेह वह शराब आगे चल करके कंटिमिनेटेड होता था और भारी मात्रा में वह शीशे के रूप में पेट में जाता होगा और नर्वस सिस्टम और न जाने कितनी चीजों को खराब कर देते। कई लोगों का मानना है कि चूंकि उच्च शासक वर्ग के लोग अधिकतर इसका प्रयोग करते थे, इन वाइनों का, खासकर उस यूटेंसिल में बना हुआ वाइन जो शीशे का था। बहुत लोगों का यह मानना है कि क्या रोमन साम्राज्य के पतन होने में क्या इसकी भूमिका थी या रही होगी, एक रिसर्च का विषय है। कुछ लोग मानते हैं, उनका मानना है कि शासक वर्ग का मस्तिष्क धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। बहुत सारे जो संभ्रांत घर के लोग थे जो इसका प्रयोग करते थे, मति भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी, क्योंकि इसका गुण है, शीशे का गुण है, और न जाने आगे चलकर मौत को भी ये दावत देते। लेकिन सच्चाई है कि रोमन्स ने इसका यूज एक यूटेंसिल बर्तन के रूप में किया, खासकर वाइन्स रखने में, और उसको उनको भी शायद यह ना पता हो कि यह इतना विवादास्पद धातु हो सकता है। यदि आप चाइना जाएंगे तो चाइना में भी कुछ इसी ढंग की बातें आपको नजर आएगी। चाइनीज सभ्यता, जो खासकर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन चाइना का था, वहां पर चाइनीज लोगों ने भी करीब 4000 साल पहले, खासकर येलो रिवर जो है ना, पीली रिवर है, उस वैली में के आसपास जो चाइना का कांस्ययुगीन सभ्यता डेवलप हुआ, तो पाया गया कि वो एक कांसा धातु बनाते थे जिसमें वह टीन और कॉपर के साथ साथ लिड का भी प्रयोग करते थे। खासकर सांग साम्राज्य के समय में इसका खूब प्रयोग हुआ और चावल की बनी हुई शराब को इसमें रखा जाता था। और यहां पर भी यह संभावना पूरी है कि वह लोग भी आगे चल करके संक्रमित होते थे या एक्सपोज में आते थे लीड का, और कई प्रकार की बीमारियों को दावत देते थे। थोड़ा और बातें इस कंट्रोवर्शियल धातु के बारे में आज जाने तो आपको यह समझ में आएगा कि जो ग्रीक्स लोग थे, एंशिएंट ग्रीक्स लोग, उन्होंने सबसे पहले जो शीशे का प्रयोग किया वह कॉइन बनाने के लिए किया, सिक्के बनाने के लिए किया। आज के दौर में साइंटिस्ट जो हैं वह रिसर्च में पाते हैं कि उस समय इनके शीशे बनाने के कारण हवा में बहुत सारा पार्टिकल्स गया होगा और जो पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण बना होगा, एक डेंजरस पॉल्यूशन जिसमें लीड भरा होगा और आगे चलकर कई लोगों को बीमार किया होगा। यानी एंशिएंट ग्रीक्स लोगों के भी सेहत को नुकसान पहुंचाने में शीशे का एक बहुत बड़ा रोल था। बाकायदा पाया गया है कि जो शीशे की जो कटिंग्स हैं वह बहुत सारे ग्लेशियर में दबी हुई पाई गई है, खासकर ग्रीनलैंडिक जो ग्लेशियर्स है वहां पर पाया गया। वह निसंदेह वहां के ग्लेशियर में, यदि पुराने ग्लेशियर में पुराने दबे हुए चीजों का मिलना, इस ढंग के शीशे का चीजों का मिलना, ये साबित करता है कि ग्रीक लोग बहुत पुराने जमाना में इसका जो प्रयोग किए वो हवा के द्वारा वहां तक पहुंचा। तो जब हवा के द्वारा वहां तक पहुंचा तो निसंदेह जो हम आज पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं उसके शुरुआत हम आधुनिक युग से कहें, यह अपने आप में एक विडंबना है। ग्रीक लोगों का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा
उनके सिक्के बनाने के क्रम में कि उन्होंने भी वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया और साथ साथ ह्यूमन को भी तो नुकसान पहुंचाया ही होगा। लेकिन बात आज एलिस हैमिल्टन की, जिन्होंने मुखर होकर के इस धातु का जबरदस्त विरोध किया। 1900 के आसपास मैं बता देता हूं कि अमेरिका दुनिया के सबसे बड़ा सीसा यानी कि लेड का खननकर्ता बन चुका था। उपयोग औद्योगिक उपयोग हो रहा था, कॉस्मेटिक उपयोग हो रहा था, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा था, लेकिन इसे अनदेखा किया जा रहा था। इसके नकारात्मक पक्ष को जबरदस्त ढंग से अनदेखा किया जा रहा था और जिसका एलिस हैमिल्टन ने जबरदस्त विरोध भी कर रही थी और आवाज उठा रही थी, लेकिन उसकी आवाज को दबाया जा रहा था। और उसी दौर में एक और भयानक चीज होती है। 1921 का वर्ष था। जनरल मोटर्स, कौन नहीं जानता है इसे, जीएम को, उसने एक ऐसे पेट्रोल की खोज की जिसको गैसोलीन भी कहा जाता है, जिसमें यदि कुछ बूंद लीड का डाल दिया जाए तो उसका दहन क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि माना जाता था जो पेट्रोल यूज होता था कारों में वह पूरा नहीं जल पाता था। इस कारण से क्या होता था कि इफिशिएंसी उतनी नहीं होती थी। लेकिन यदि थोड़ा सा उसमें लीड को मिला दिया जाए, ऐसा पाया गया, तो उसकी दहन क्षमता बढ़ जाती थी और अधूरे दहन की घटना कम हो जाती थी, जिसे इंजन नॉक कहा जाता था। और इसमें डाला जाने लगा आगे चल करके टेट्रा एथिलीन लेड। और जनरल मोटर पहली विश्व की पेट्रोलियम कंपनी बन गई जिन्होंने अपनी गाड़ी और साथ साथ पेट्रोलियम जगत में इस चीज का प्रयोग किया, एथिलीन से युक्त पेट्रोल का प्रयोग, जिसे टेट्रा एथिलीन लेड गैस कहा। और जब यह हुआ तो कार की क्षमता बढ़ गई, उसकी शक्ति बढ़ गई, शहरों की तरक्की बढ़ते चले गए। एक और इसने जहां शहर को और ताकतवर बनाया, यातायात साधनों को और ताकतवर बनाया, वहीं न जाने कितने लोगों को भर दिया गया शीशे, जहरीला जो एक धातु था उसके सामने लोगों को ला करके एक्सपोज कर दिया, लोगों के बीमारी का कारण बन गया। एक डॉक्टर, एक अन्वेषक के रूप में एलिस ने, जो आपको तस्वीर दिख रही है, उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया। उनका मानना था कि जो टेट्रा एथिलीन लेड है, ये अनिद्रा, उत्तेजना, मांसपेशियों में ऐंठन, मति भ्रम और यहां तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है। उन्होंने जबरदस्त इसका विरोध शुरू कर दिया कि इसका विरोध हो, लेकिन इसकी बातों को कौन सुनने वाला था। जनरल मोटर के जो प्रमुख शोधकर्ता थे, चार्ल्स कैटरिंग, उन्होंने उसके पास गई, उन्होंने बोला आप एक हत्यारे के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि आपने एक ऐसी चीज का आविष्कार कर दिया है जो हवा में जाकर के कितने लोगों का मृत्यु और बीमारी का कारण बन रहा है। कैटरिंग ने उनकी बात सुनकर के हंसी में उड़ा दिया। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था और सरकार भी उसकी मित्रवत थी, यानी जो भी अमेरिकन गवर्नमेंट था वह उसके मित्र था। न अमेरिका की सरकार और न जनरल मोटर कंपनी ने उसकी बात को सीरियसली लिया। कहां से लेते? अमेरिका के जीवन बदल रहा था, लोग उन कारों से खुशी उत्पन्न हो रहा था, वह एक तरह से कहा जाए अमेरिका को आगे बढ़ा रहा था। सच्चाई यह है कि हैमिल्टन अंततः लड़ाई हार गई। 1930-1940 के बीच के दशक में अमेरिका हो, शीशे वाली जो गैसोलीन था उसकी बाढ़ सी आ गई। अमेरिका की सरकार ने तो इसका निर्यात शुरू कर दिया, इन प्रकार के ट्रक्स, इन प्रकार के गाड़ियों और इन प्रकार के तेलों का, और निसंदेह सीसा युक्त गैसोलीन यानी पेट्रोल पूरे विश्व में आगे बढ़ता गया और न जाने कितनी लोग इसके चपेट में आ गए। अमेरिका जो आज अपने आप को बहुत सभ्य देश कहता है, शायद विश्व पॉल्यूशन और मानव को बीमार और पागलपन तक लाने में उसका जितना बड़ा योगदान है, शायद विश्व में किसी का नहीं योगदान होगा। 1970 का वर्ष में 101 साल में हैमिल्टन अंततः मृत्यु को प्राप्त की। लेकिन जैसा कि होनी को कौन टाल सकता था। 1970 के वर्ष में जब हैमिल्टन की मृत्यु हुई, उसके 3 महीने के बाद पर्यावरण नीति में विस्तार
पूर्वक परिवर्तन किया गया। राष्ट्रपति रिचर्ड निकलसन, आपको पता होगा अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने पहली बार व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिनियम पर हस्ताक्षर किया। यह एक ऐतिहासिक कानून था। यह इस बात को साबित करता है और प्रेरित करता है कि हैमिल्टन के प्रयास ने अंततः अमेरिकी सरकार को अपनी ओर आकर्षित किया। यह हैमिल्टन का किया गया प्रयास था कि अंततः अमेरिका को भी आगे आकर के चीजों को समझना पड़ा कि वो जिस रास्ते पर जा रहा है वह बहुत हानिकारक है। इस ऐतिहासिक कानून के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में कई चीजों को लाया गया, जिन चीजों की वकालत हैमिल्टन स्वयं भी करते थे। हैमिल्टन की मृत्यु के 5 साल के बाद अमेरिका में सीसा युक्त गैसोलीन का चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो गया। कई देशों में धीरे धीरे समाप्त होने लगा और भारत सहित अन्य देश, जब तक 1921 में अल्जीरिया अंतिम देश बना जिसने चरणबद्ध तरीके से लीड वाला पेट्रोल को अंततः समाप्त कर दिया। हैमिल्टन के 100वें जन्मदिन पर निक्सन के द्वारा जो उन्हें तोहफा दिया गया वह निसंदेह हैमिल्टन की कड़ी प्रतिबद्धता और उनके द्वारा किए गए कार्यों को बताता है। जब वह जिंदा थी तो उन्होंने कई बुकें लिखी जिसके विरोध में, शीशे के विरोध में, शीशे युक्त पेट्रोल के विरोध में उन्होंने बातें लिखी, लेकिन उस समय उनको कोई नहीं सीरियसली लिया। लेकिन अल्जीरिया 2021 में जब गैस टेट्राएथाइल गैसोलीन यानी पेट्रोल को जब चरणबद्ध रूप से समाप्त करता है तो वह अंतिम देश बन जाता है। यह हैमिल्टन की जीत था जिसकी और उसके खतरे और चेतावनी को बताता था कि यह मानव सभ्यता के लिए बहुत हानिकारक है। यहां पर इस बात को भी ध्यान रखें, 1970 में जब हैमिल्टन मरती हैं तो निक्सन ने एक पत्र भी लिखा था जिसमें उनका धन्यवाद भी किया गया था। तो आपने देखा एक धातु जिसके खिलाफ एक महिला लड़ती है और लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे देती है, और दूसरी ओर यही धातु विभिन्न चरणों में मानव के विकास में अपना योगदान भी देती है, लेकिन हमेशा एक कंट्रोवर्सी बन के रही। कंट्रोवर्सी यहां तक कि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि रोमन सभ्यता के पतन में इसका बहुत बड़ा योगदान। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।